हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने आपको मोलर चालकता के बारे में बताया था। और मोलर चालकता को आप जानते हैं हमें लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से। और वहां हमने फार्मूला निकाला था लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी, जहां के आप जानते हैं चालकता को प्रदर्शित करता है, जिसे हम विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। और जो हमारा सी होता है वो क्या होती थी, विलयन की सांद्रता। अब वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है तुल्यांक चालकता। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की कह सकते हैं कि पिछले जो एडिशन हैं, पिछली क्लासेस हैं, उनमें यह काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हम यहां पर इसको भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आगे कई जगहों पर इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं तुल्यांक चालकता क्या होती है। चालकता तो आप जानते हैं कि किसी विलयन से आवेश कितनी आसानी से प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा कितनी आसानी से बह सकती है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब बात आता है तुल्यांक। तुल्यांक हम कहते हैं कि यदि हम जो हमारे पास पदार्थ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर एक विलायक में एक वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, जिसके कारण एक विलयन का निर्माण हो रहा है। और वैद्युत अपघट्य क्या करता है, आयनों के रूप में टूट जाता है, धन आयन में और ऋण आयन में। और इसी के कारण विलयन में क्या होते हैं, आवेशों का प्रवाह होता है। मतलब आवेश उत्पन्न हो गए तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी आयनों के कारण। तो जब हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ को तुल्यांकी भार के पदों में कैलकुलेट करें, तब हम कहते हैं उससे जो चालकता उत्पन्न होती है विलयन में, उसी को हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। मेरा ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा है कि यदि हम किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा को तुल्यांकी भार के पदों में व्यक्त करें, केवल ग्राम के पदों में नहीं, तुल्यांकी भार के पदों में व्यक्त करें, तो उससे जो चालकता उत्पन्न होगी उसी को हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। तो पहले परिभाषा लिखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा, फिर आगे इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारी परिभाषा कहती है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की तुल्यांक चालकता कहते हैं। तुल्यांक चालकता कहते हैं। अब यहां पर आप कह सकते हो कि चालकता की जो शक्ति होती है उसे तुल्यांक चालकता कहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे मर्जी इस परिभाषा को लिख सकते हैं। बस मेन बात यह है कि आपके पास जो विलयन है, पहली बात क्या होनी चाहिए, एक विलयन की निश्चित मात्रा होनी चाहिए। और उसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, वैद्युत अपघट्य कौन सा, जो मैंने अभी समझाया, जो धनायनों और ऋणायनों में विभक्त हो जाता है किसी विलयन में पहुंचते ही साथ। तो यदि वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी हो, 1 ग्राम तुल्यांक हो, तब हम कहेंगे जो चालकता उत्पन्न होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, तुल्यांक चालकता कहते हैं। अब आपको ध्यान हो, मोलर चालकता को हम व्यक्त करते थे जिसे हम कहते थे लैम्डा एम से। अब यदि तुल्यांक चालकता है तो तुल्यांक चालकता को प्रदर्शित करता है लैम्डा से, और इसे करेंगे EQ, क्योंकि इसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहा जाता है तुल्यांक को, इसलिए इसे कहा जाता है लैम्डा EQ। बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा K यानी कि कापा, और कापा बटे हम जानते हैं क्या आ जाएगी, विलयन की सांद्रता। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, विलयन की सांद्रता को यदि हम तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर रहे हैं तो विलयन की सांद्रता भी तुल्यांकी पदों में हम व्यक्त करेंगे, यानी कि C क्या आ जाएगा, EQ। इस चीज को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। जब हम मोलर चालकता हमने ज्ञात करी थी पिछली बार, तो आपको ध्यान हो जो मोलर चालकता होती थी, मोलर चालकता जिसको हम प्रदर्शित करते थे लैम्डा एम से, वह हमारी क्या होती थी, K अपॉन, और जैसे हमने यहां लिखा CEQ, वहां पर हम उसको CM से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में वहां M
नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं। कारण क्या है कि अब हम दो प्रकार की चालकताओं को डील कर रहे हैं, एक तुल्यांकी चालकता, एक मोलर चालकता। तो यदि तुल्यांकी पदों में है तो उसकी सांद्रता को भी तुल्यांकी लेना है और उसकी चालकता भी तुल्यांकी चालकता होगी। यदि मोलर चालकता है तो यहां m यानी कि मोल को प्रदर्शित करेगा और उसकी सांद्रता भी किसके पदों में होगी, मोल के पदों में होगी। यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो हमारे पास फार्मूला ये आ गया। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करें Ceq को। Ceq क्या है, विलयन की सांद्रता। हम जानते हैं Ceq क्या है, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता क्या है, हम कह रहे हैं कि यदि विलयन का आयतन क्या है, VQ है, और उसमें जो हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है, यदि वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम तुल्यांक है, तो Ceq का मान क्या होगा। ध्यान रखिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा कि यदि मेरे पास जो विलयन है, जिस विलयन में हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक डालने पर उसकी चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं, यदि उसी विलयन में मैं कहूं कि यदि उसका आयतन VEQ है और उसमें 1 ग्राम तुल्यांक उसमें क्या पड़ा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ पड़ा है, तो विलयन की जो सांद्रता होगी Ceq वह बराबर होगी 1/VEQ। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसका मात्रक से आपको पता चल जाएगा। यह आ जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक बटे VEQ को हम प्रदर्शित करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो आयतन है, जो विलयन का आयतन है, उसे हम सेंटीमीटर क्यूब के पदों में क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस Ceq का मान यदि इस वाले हम फार्मूले में रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, ये आ गया लैम्डा EQ। और प्यारे बच्चों देखिए, जब हम, आपने देखा होगा जो, हालांकि ये जो लेटर है हमारा, इसको लैम्डा ही कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः फिजिक्स में आपने देखा होगा लैम्डा को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम चाहें तो ग्रीक लेटर तो ये लैम्डा ही है, लेकिन हम चाहें तो इसको कैप भी बोल सकते हैं। तो कैप इक्विवेलेंट का अर्थ है कि तुल्यांकी चालकता, और कैप m का अर्थ क्या कह देंगे, मोलर चालकता। तो यदि मैं लैम्डा EQ कहूं या कैप EQ कहूं तो आपको समझना ये एक ही चीज है, बस बोलने में थोड़ा सा हम क्या करें, डिफरेंस ला रहे। तो मैंने कहा ये कैप EQ या लैम्डा EQ बराबर किसके, K/Ceq के। यह आ जाएगा K/, और Ceq का मान कितना बराबर है, 1/VEQ। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया कि यदि विलयन का आयतन V है तो उसके उस आयतन में यदि तुल्यांक की संख्या 1 ग्राम तुल्यांक है, किसकी, वैद्युत अपघट्य की मात्रा, तो हम कहेंगे सांद्रता बराबर हो जाएगी 1/VEQ। यदि 2 ग्राम होती तो 2/VEQ आता, 3 होती तो 3 ग्राम बटे 1 आता। तो यहाँ 1 ग्राम है तो 1/VEQ। तो इसकी वैल्यू यहां रखें तो Ceq बराबर 1/VEQ, तो यह गया 1/VEQ। तो यानी कि कैप EQ बराबर K/VEQ के बराबर होगा। और इस फार्मूले का भी आपको काफी जगह पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा इसको चाहे तो हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, हम यहां से VEQ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब यहां पर बात आती है कि हमने पिछला चैप्टर जब आपको विलयन कराया था तो वहां पर आपको एक तुल्यांकी भार के पदों में जो विलयन की सांद्रता बताई थी, तो आपको ध्यान हो वहां पर हमने किसकी बात करी थी, वहां बात करी थी नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता की यदि परिभाषा से देखें, नॉर्मलता की परिभाषा से, और नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन वाले चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूं कि तुल्यांकी भार क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ये सब बातें हम वहां डिटेल में कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछले चैप्टर में वो टॉपिक देख सकते हैं। तो ये है नॉर्मलता की परिभाषा से, हम नॉर्मलता की परिभाषा से देख सकते हैं कि VEQ बराबर होता है 1000/N, जहां N क्या है, नॉर्मलता को प्रदर्शित करता है। तो यदि इस वैल्यूज को यहां पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास आएगा कैप EQ बराबर K इंटू क्या आ गया 1000 बटे नीचे क्या आ जाएगा हमारा N। तो यह हमारे पास किसका सूत्र आ गया, तुल्यांकी चालकता का सूत्र आ गया है। तो प्यारे बच्चों यहां हमने किसको कैलकुलेट करा, तुल्यांकी चालकता को कैलकुलेट किया।
ठीक यही चीज आप चाहें तो मोलर चालकता पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, मोलर चालकता का जो हमारा सूत्र निकल के आया था पिछली क्लास में, वो कैप एम या लैम्डा एम बराबर के बटे सी एम के बराबर होगा। सिमिलरिटी इसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। हम कह सकते हैं सी एम बराबर होगा, क्योंकि सी एम को हम लिख सकते हैं 1/Vm। ध्यान रखिएगा, जब EQ लिखते हैं तो ये तुल्यांकी, आयतन तुल्यांकी हम कह सकते हैं सांद्रता की बात हो रही है। यदि m की बात करें तो ये मोलर सांद्रता की बात हो रही है। मोलर सांद्रता मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विलयन की सांद्रता को परिभाषित करते हैं। तो ठीक इसके सिमेट्रिकली मैं चल रहा हूं। यदि आपको यह समझ में आ गया CEQ बराबर 1/VEQ, तो CM बराबर 1/Vm, तो इसकी वैल्यूज को यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, कैप M, यानी कि मोलर चालकता बराबर आ जाएगा K बटे CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/Vm के। तो यहां से हम लिख सकते हैं M इजिकल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चले गया, ये आ गया K इंटू Vm के बराबर आ गया। ये फार्मूला आ गया। जो मैंने यहां पर ये वाला फार्मूला निकाला था, सेम फार्मूला वो हमने यहां पर निकाल दिया। अब फिर से जैसे हमने यहां पर नॉर्मलता की परिभाषा से हमने ये फार्मूला बनाया है, ठीक उसी प्रकार हम ये वाला हमारा क्या है, आप जानते हैं ये हमारा है मोलों के पदों में। ये यहां पर हमारा तुल्यांकी बार था, ये हमारा मोल के पदों में। और मोल के पदों में आप जानते हैं हम कैसे लिखते हैं इसको, Vm इजिकल टू 1000 बटे नीचे आ जाएगा M। अब M क्या है, मोलरता। और मोलरता की परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन की 1 लीटर मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यह भी हमने कहा था पिछले विलयन वाले चैप्टर में, जैसे जहां पर हमने आपको नॉर्मलता समझाई थी, वहीं हमने आपको मोलरता भी समझाई है। तो वहां जाकर के आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो Vm बराबर आ गया 1000 बटे M, बिल्कुल सेम इसके सिमेट्रिकली चल रहे हैं बच्चों। यहां EQ है तो यहां M है, यहां नॉर्मलता है तो यहां मोलरता है। तो इस वैल्यूज के बाद Vm बराबर 1000/M आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं Vm का मान यदि इस फॉर्मूले में रखें तो क्या आ जाएगा, कैप M बराबर आ जाएगा K इंटू 1000 बटे क्या आ जाएगा M। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। और बहुत बार आपको यह कहा जाता है कि तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध बताइए। तो क्या कहा मैंने, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। तो कैसे बना सकते हैं आप, सीधे एक में दूसरे का भाग दे दीजिए। तो यदि मैं तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में संबंध बना रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कैप EQ बटे कैप M बराबर, कैप EQ का मान क्या है, K इंटू 1000 बटे हमारा क्या है N, बटे कैप M बराबर किसके आ गया, इसे लिख सकते हैं K इंटू, यहां से लिखना है 1000 बटे नीचे क्या आ गया, M आ गया। अब देखिए 1000 से 1000 कट गया, K से K कट गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में, हर में ये M ऊपर चले जाएगा, N नीचे चले जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कैप EQ बटे कैप M बराबर, M ऊपर चले गया M बटे N। और M और N ध्यान रखिएगा आप, M किसको प्रदर्शित करता है, मोलरता को, और N किसको प्रदर्शित करता है, नॉर्मलता को प्रदर्शित करता है। दोनों को विलयन में हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इतना समझ में आ गया तो अब आगे की चीजें आपको काफी आसान आएंगी, क्योंकि वहां पर इन रिलेशंस का हम यूज करेंगे। किस किस का, खासकर एक इस वाले रिलेशन का यूज करना है, और साथ ही ठीक इसी प्रकार से जैसे वो है वैसे इस वाले रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा तुल्यांकी चालकता क्या होती है, और साथ ही हमने मोलर चालकता के विभिन्न सूत्रों को भी समझा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह हमारा है सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन। दो फैक्टर हैं, सांद्रता के साथ चालकता में क्या परिवर्तन होता है जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है जिसे हम लैम्डा M या कैप M से प्रदर्शित करते हैं। और इसी टॉपिक को हम इंग्लिश में कहेंगे चेंज ऑफ कंडक्टिविटी
एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो अब समझते हैं ये क्या चीज है। पहला हम ले रहे हैं चालकता को। पहला हमने कहा क्या है, चालकता। इसकी बात कर रहे हैं, अभी मोलर चालकता की बात नहीं कर रहे हैं। चालकता का अर्थ होता है कि किसी विलयन में यदि हम दो इलेक्ट्रोड लगा के उनके बीच में कह सकते हैं कि एक विभवांतर उत्पन्न करा जाए, तो विलयन के भीतर से आयन कितनी तेजी से मूव करेंगे जिसके कारण विद्युत धारा हमें प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब सांद्रता का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझिए। सांद्रता का अर्थ होता है कि हमने कोई एक विलयन लिया, उसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा, यदि विलयन को मैं विलयन के आयतन को निश्चित कर दूं, मान लेते मैंने इतना विलयन रखा, ये लिया और इसमें इतना हमारे पास विलयन है। इसमें शुरू में वैद्युत अपघट्य मान लेते हैं 1 मोल लिया था और बाद में वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो 2 मोल कर दी। विलयन का आयतन कितना है, V ही है, इसको कैपिटल V ले लेते हैं। विलयन का आयतन कितना है, V। यदि 1 मोल डालेंगे तो हमारे पास जो कह सकते हैं आयनों की संख्या होगी वो थोड़ी कम होगी। यदि 2 मोल डाल देंगे तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कैसे बढ़ेगी। मान लेते हैं हम एक वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं NaCl। इस NaCl को जब जल में घोलते हैं तो Na प्लस Cl ये आयन हमें प्राप्त होते हैं। अब NaCl की मात्रा जितनी आप बढ़ाते जाओगे इस निश्चित आयतन में, उतने ही अधिक मात्रा में हमें सोडियम भी मिलेंगे, सोडियम के आयन भी मिलेंगे और क्लोरीन के आयन भी मिलेंगे। और यही दोनों आयन क्या करेंगे, इस जो हमारा विलयन है इस पर क्या करेंगे, आवेश को प्रवाहित करेंगे, मतलब विद्युत धारा को प्रदर्शित करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ने का अर्थ है आयतन निश्चित है और वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है। मूल बात पे ध्यान दीजिएगा, विलयन का आयतन निश्चित है। पहले हमने सोडियम क्लोराइड कम डाला तो हमने कहा कम आयन हमें प्राप्त हुए। थोड़ा और सोडियम क्लोराइड आयन डाल दिया, नमक थोड़ा और डाल दिया NaCl, तो आयनों की मात्रा बढ़ गई। तो सांद्रता जैसे जैसे आप NaCl मिलाते जाओगे इस विलयन में, वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी और सांद्रता बढ़ेगी तो Na और Cl के आयनों की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी तो हम कहेंगे इस विलयन की चालकता बढ़ती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विलयन में वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। इस बात को आपने ध्यान देना। तो पहला था सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, इसका हमने रिजल्ट निकाल लिया। क्या रिजल्ट निकाला कि किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर किसी विलयन के निश्चित आयतन में लिख लीजिएगा कि मात्रा बढ़ाने पर, यहां पे लिख लेता हूं मैं निश्चित आयतन, विलयन में किसी विलयन के निश्चित आयतन में तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर यानी कि सांद्रता बढ़ती है। वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमने कहा सांद्रता बढ़ रही है। मात्रा बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है क्योंकि विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है। तो क्या रिजल्ट निकला, इससे सीधा रिजल्ट ही नहीं निकला कि जो चालकता है, चालकता वो अनुक्रमानुपाती है किसके, सांद्रता के। तो पहला जो हमारे पास ये टॉपिक था कि सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, तो ये हमने यहां पर रिजल्ट निकाल दिया कि जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चे मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा था सांद्रता के साथ चालकता तो हमने निकाल लिया, तथा मोलर चालकता में परिवर्तन।
और मोलर चालकता अभी हम आपको बता चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। अब हम मोलर चालकता में देखते हैं सांद्रता के साथ क्या परिवर्तन होता है। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं इसके फार्मूले को। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि मोलर चालकता जिसको हम कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है के बटे सी एम के। एक फार्मूला हमारे पास ये है, और इस फार्मूले में यदि आप देखोगे तो सी एम क्या है? सांद्रता, मोलर सांद्रता किसकी? विलयन की। और कैप एम या लैम्डा एम क्या है? ये है मोलर हमारी चालकता। इन दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता घटती है। सामान्य बिल्कुल फॉर्मूले से निकाला गया डिसीजन। क्या कहा मैंने? और हमने कहा चालकता, बल्कि पूरा ही लिखते हैं, मोलर सांद्रता बढ़ाने पर, मोलर सांद्रता यानी कि सीएम, इसको क्या लिख लेंगे? सीएम बढ़ाने पर क्या है? मोलर चालकता घटती है। मोलर चालकता घटती है। तो आप कह रहे होंगे सर ये तो काफी आसान हो गया, मोलर सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है। ये केवल एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, चूंकि कैप एम व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/cm के। सफिक्स में लिख रहे हैं cm के। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सीधे मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन समस्या एक और आती है। समस्या क्या आ रही है? अभी हमने ये डिसाइड करा कि चालकता बढ़ने पर, सांद्रता बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये देखिए ऊपर का पद क्या है? ऊपर का पद है चालकता और नीचे का पद क्या है? सांद्रता। अब आपने एक तरफ कहा कि आपने सांद्रता को बढ़ाया तो इधर दायां पक्ष जो मोलर चालकता है वो घट गई, लेकिन जैसे ही आप सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे ये चालकता यानी कि के का मान भी बढ़ेगा। ये वाला रिलेशन क्या रहा है हमारे को? तो अब दो यहां पर कंट्रोवर्सी आ गई। हमने कहा सांद्रता बढ़ाते हैं तो के का मान घटता है, तो अब जो हमारे पास मोलर चालकता है वो दोनों से प्रभावित हो रही है। किस किस से? के से भी और सीएम से भी। सीएम क्या होगी? सांद्रता, मोलर सांद्रता, और के क्या है? चालकता। तो ये कैप एम या मोलर चालकता इन दोनों से प्रभावित हो रही है। हमने कहा सीएम बढ़ाने पर फार्मूला कहता है कि मोलर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन के का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखते हैं यहां पर, चूंकि सीएम का मान बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है, अतः हम देख रहे हैं कि ये अनुक्रमानुपाती है के। दूसरा मोलर चालकता व्युत्क्रमानुपाती है 1/cm के, और तीसरा हमने अभी बताया के अनुक्रमानुपाती है cm के। तो इस रिलेशन से देखा जाए तो ये जो हमारे पास मोलर चालकता है इन दोनों पर निर्भर करेगी, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। इसका मान बढ़ाओगे ये क्या होगा? घटेगा, लेकिन इसके बढ़ने से के का मान भी बढ़ रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या आती है? परेशानी आ रही है। तो इसको थोड़ा और समझने के लिए हम इसी फार्मूले के दूसरे रूप को समझते हैं। आपको मैंने बताया था वहां पर कि जो सीएम होता है वो 1/Vm के बराबर होता है। अभी हमने पीछे बताया आपको, चूंकि सीएम यानी कि मोलर सांद्रता बराबर होता है 1/Vm के। तो इस वैल्यूज को यदि मैं इस वाले फार्मूले में रखूं तो मैं लिख सकता हूं बराबर के इंटू Vm के बराबर आ गया। ये नया रिलेशन आ गया। अब फिर से समझिए, जब आप सांद्रता को बढ़ाते हैं, आपने सांद्रता बढ़ाया तो Vm का मान क्या हो गया? कम। तो मैं यहां रिलेशन ऐसे लिख रहा हूं, देखिए ये तो परिणामी है। Cm को बढ़ाया, यहां लिख रहा हूं Cm को बढ़ाने पर Vm घटेगा तथा K बढ़ेगा। यह बात समझ लेना आप। तो इस फार्मूले में देखिए
Cm बढ़ा है तो Vm का मान क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने के निशान को मैं तीर से प्रदर्शित कर रहा हूं ऊपर की ओर, इसका मान बढ़ गया। लेकिन Vm का मान, Cm को बढ़ाने पर Vm का मान घटेगा। ये आ गया घटेगा, थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, यहां पे लिख दिया क्या आ गया, Vm का मान घटेगा तथा K का मान बढ़ेगा। तो दूसरे में क्या लिख लिया मैंने बच्चों, K लिख लिया, और K का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा यहां पर हो सकता है आपको थोड़ी उलझन हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पहला स्टेप आप केवल अब इतना समझिए कि Cm को बढ़ाने पर, यानी कि मोलर सांद्रता बढ़ाने पर जो विलयन का आयतन होगा वो बढ़ेगा, सॉरी विलयन का आयतन क्या होगा, घटेगा, तथा K का मान बढ़ेगा। अब सांद्रता का अर्थ क्या होता है, सांद्रता बढ़ाने का अर्थ, सांद्रता बढ़ाने का अर्थ होता है कि हम विलयन के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और उसमें वैद्युत अपघट्ट की मात्रा मिलाते चले जाएं, जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया। तो ये जो हमारा है ये इन दोनों के रिलेशन पर निर्भर कर रहा है। अब इन दोनों में से जिसका प्रभाव ज्यादा होगा इस पर उसी का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि Vm और Km एक दूसरे के बिल्कुल समान प्रभाव डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रयोग ये बताते हैं, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि सांद्रता बढ़ाने पर Vm के मान में, किसके मान में, Vm के मान में, ध्यान रखिएगा, Vm के मान में ज्यादा कमी होती है, ज्यादा कमी होती है, जबकि K के मान में उतनी कमी नहीं होती, उतनी कमी नहीं होती, उतनी कमी नहीं, यहां लिखेंगे वृद्धि, क्योंकि K क्या होगा, बड़ी, उतनी वृद्धि नहीं होती। अब मैंने क्या क्या बताया, इन बातों को ध्यान दीजिए कि सांद्रता बढ़ाने पर Vm के मान में ज्यादा कमी होती है और K के मान में उतनी वृद्धि या ज्यादा वृद्धि नहीं होती। इसका अर्थ है कि ये वाला जो फैक्टर है यह ज्यादा प्रभावकारी है K की अपेक्षा। कौन सा वाला फैक्टर, वॉल्यूम वाला फैक्टर, ये ज्यादा प्रभावकारी है। इसका अर्थ है सांद्रता को यदि बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, Vm का मान घटेगा। इसका अर्थ है कि मोलर जो चालकता है उसका मान घटेगा, और यदि सांद्रता घटाओगे तो Vm का मान बढ़ेगा। ये वाली चीज हमने यहां पर लगाई है ना, Cm का मान बढ़ने पर Vm का मान घटेगा, तो तीर का निशान नीचे हो गया, तथा K का मान बढ़ेगा, K को मैंने ऊपर कर दिया। तो यहां पर लिख लेते हैं, रिजल्ट क्या है, अतः परिणाम यह है कि सांद्रता के बदलने से Vm में हुआ परिवर्तन किसको, कैप M को ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा प्रभावित करता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो बहुत जटिल हो गया, आप एक तरफ कह रहे हो Cm को बढ़ाया तो Vm का मान घट गया, क्योंकि ये वो रिलेशन है, Cm को बढ़ाओगे तो Vm घटेगा, सीधे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और दूसरा मैंने यहां बताया कि K अनुक्रमानुपाती Cm, यानी कि Cm को बढ़ाने पर K का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह इन दोनों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन मैंने कहा यह ज्यादा प्रभावकारी है इसकी तुलना में, इसलिए यह जो होगा यानी कि मोलर चालकता सीधे सीधे किससे संबंधित है, Vm से संबंधित है। तो Vm बढ़ेगा तो हम कहेंगे मोलर चालकता बढ़ेगी, और Vm घटेगा तो मोलर चालकता घटेगी। इतनी बात आपको समझनी है। तो एक बार इसको यहां पर नोट कीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक के डिसीजन से यदि हम सीधे परिणाम रिजल्ट को लिख लें 2 लाइन में, क्योंकि हो सकता है आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो,
तो उसे सीधा लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि जो मोलर चालकता है यानी कि ये हमारा लैम्डा एम है, कैप एम, वह बराबर होती है, हमने कहा के अपॉन सी एम के। तो सीधे क्योंकि लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन सी एम के, तो यहां से हमारा सीधे निष्कर्ष क्या निकला कि सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है तथा सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ध्यान रखना ये क्या है? मोलर चालकता, और ये सीएम क्या है? सांद्रता है। तो ये दो लाइनों में हमारा पूरा का पूरा निष्कर्ष यहां पर निकल के आ गया। हमने कहा के इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता जितना कि सीएम प्रभावित करता है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर बात करेंगे कि एक सीधा सीधा निष्कर्ष तो हमने निकाल लिया, लेकिन वैद्युत अपघट्य हम कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब दोनों को समझिए, दोनों के क्या अर्थ हैं। तो हमने कहा जो वैद्युत अपघट्य हैं अपघट्य ये दो प्रकार के हो गए। एक हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या हुए प्रबल वैद्युत अपघट्य? यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्य का अर्थ होता है कि एक ऐसा पदार्थ जिसको कि जल में डालने पर वह आयनों में विभक्त हो जाए, वो हमारा क्या होता है? वैद्युत अपघट्य होता है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। जैसे जल में डालेंगे ये पूर्ण रूप से हम कहते हैं आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का अर्थ है वे अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाएं। लिख भी लेते हैं परिभाषा कि वे अपघट्य जिन्हें विलयन में डालने पर पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाएं, वो हमारे क्या होता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और एग्जाम्पल हमने कहा किसके लिए हो गया? जैसे NaCl हो गया या KCl हो गया, इस तरीके के हमारे कह सकते हैं कि ये पदार्थ है। तो ये हमारे क्या होगी? प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य को समझिए कि इनमें सांद्रता को बढ़ाने पर क्या होगा, सांद्रता घटाने पर क्या होगा। अब यहां पर जब सांद्रता बढ़ाने और घटाने की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन घटेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपने कि सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन घटेगा। सांद्रता का अर्थ होता है कि मैंने कोई विलयन लिया और उस विलयन में मैंने यहां पर बना देता हूं आपको जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये विलयन लिया, इसमें मैंने इस प्रकार से विलयन का जो आयतन था वो कितना है? V। इसमें मैंने वैद्युत अपघट्य मिला दिया, मान लेते हैं 1 मोल मिलाया, तो इसकी कुछ सांद्रता होगी। अब मैं सांद्रता बढ़ाना चाह रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 मोल में प्लस 1 मोल और जोड़ दिया, तो क्या हो रहा है? इससे सांद्रता बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ेगी कि आयतन उतना ही है, पहले 1 मोल था, 1 और मोल डाल दिया तो सांद्रता बढ़ेगी। क्योंकि हमने कहा जो पदार्थ डाल रहे हैं वो वैद्युत अपघट्य, वो आयनों में विभक्त होगा, तो ज्यादा 1 मोल में कम आयन होंगे, 2 मोल में ज्यादा आयन होंगे, तो इसलिए सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और इतनी बात आ गई। दूसरी बात, जब मैं कहूंगा सांद्रता घटेगी, यदि सांद्रता घटाने की बात आए तो मेरे पास है तो 1 ही मोल। अब मैंने क्या कर लिया? 1 ही मोल रख लिया अगली बार, और इसमें मैंने ऊपर से क्या मिला दिया? जल मिला दिया। मान लेते हैं ये जल, ये इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया था, ये NaCl लिया था। NaCl का 1 मोल लिया, पहले V आयतन था, बाद में थोड़ा और जल मिला दिया, तो अब आयतन क्या कर दिया? V+V इतना कर दिया।
यानी कि मैंने इतना जल और मिला दिया, तो अब की बार आयतन बढ़ गया, लेकिन जो पदार्थ की मात्रा थी वैद्युत अपघट्य की वो 1 मोल की 1 मोल है। तो यदि आयतन बढ़े सांद्रता उतनी रहे तो सांद्रता क्या होती है, घटती है। इस बात को समझिएगा, यदि आपने आयतन बढ़ाएंगे विलयन का तो सांद्रता घटेगी, और सांद्रता बढ़ाओगे तो आयतन को स्वतः ही मानेंगे कि उसका आयतन घट रहा है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पहली बात। अब समझिए इसका क्या अर्थ हुआ। मैंने सांद्रता बढ़ाई तो आयतन यदि उतना ही है तो एक प्रकार से ये समझिए आयतन घट गया। अब आयतन घटने से, क्योंकि ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, मैंने कहा एग्जांपल में मैंने कहा NaCl ले लिया, NaCl किस में परिवर्तित हो गया, Na+ में और Cl- में। अब ये प्रबल वैद्युत अपघट्य का अर्थ है कि जैसे ही इसे मैंने जल में डाला, यदि 1 मोल NaCl डाले तो पूरे 1 मोल हमारे पास Na मिल गए और 1 मोल ही क्या मिल गए, Cl मिल गए। ये कितने हैं, 1 मोल डाला तो 1 मोल ही हमें सोडियम के आयन मिल गए और 1 मोल ही हमें क्लोरीन के आयन मिल गए। अब मोल मैंने बता रखा है आपको, मोल क्या है, एक संख्या है, 6.022 गुणा 10⁻23, ये अवागाद्रो संख्या है। तो इतने 1 मोल से 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन मिल गए। तो अब क्या है, पूरा का पूरा घुल गया। यदि आयतन कम होगा, मेरी बात को समझिएगा, यदि आयतन कम होगा तो ये सोडियम और क्लोरीन के जो आयन होंगे ये एक दूसरे के समीप रहेंगे। क्या कहा मैंने, फिर से बना दिया, ये विलयन है। अब मैंने कहा कि इस पर ये सोडियम के आयन होंगे और ये क्लोरीन के आयन होंगे। यदि सांद्रता अधिक है और आयतन कम है, अधिक सांद्र है विलयन, तो इसका अर्थ है सोडियम और क्लोरीन के आयनों के बीच की दूरियां क्या होंगी, कम। और बीच की दूरी कम होगी तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यदि ये आकर्षण बल इनके बीच में लगेगा तो जब हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के कारण, एक दूसरे से हम कह सकते हैं एक बल से जुड़े होने के कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह में योगदान कम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, वो नमक ही है ना, वो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोरीन आयन अलग अलग नहीं होते। यदि नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन उसी नमक को यदि आप शुद्ध जल में डाल देंगे, क्योंकि शुद्ध जल सामान्यतः क्या होता है, विद्युत का कुचालक। लेकिन उसी शुद्ध जल में जब आप सोडियम क्लोराइड जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, जब आप उसे डाल देते हैं तो जल जो पहले विद्युत का कुचालक था और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो विलयन बनता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और क्यों होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आयन जल में जाते सार क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं ये आयन। तो इसलिए क्या होगी, चालक बन जाता है विलयन। लेकिन हमने कहा यदि सांद्रता ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगने के कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह में अपना योगदान कम देंगे। तो अब क्या समाधान है, इसका समाधान यह है कि आप सांद्रता को घटाइए। सांद्रता को घटाने का अर्थ क्या है कि आप खूब सारा इसमें जल मिलाते चले जाइए। जब आप जल मिलाएंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन के आयन के बीच की डिस्टेंस क्या होती, बढ़ती चली जाएगी। और जब बढ़ती चली जाएगी तो इनको विद्युत धारा के प्रवाह में जब ये एक से दूसरे सिरे तक आयन जाएंगे तो आसानी से जाएंगे, उसका विपरीत आवेश उस पर कोई आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, लगाएगा भी तो उसका मान बहुत क्या होगा, कम होगा। तो मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम कहें विलयन की सांद्रता है ज्यादा, तो विलयन की सांद्रता का ज्यादा होने का अर्थ है इसमें सोडियम और क्लोराइन के आयनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा ज्यादा, जिसके कारण वह चलते समय क्या करेंगे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगा करके उनकी गतिशीलता को प्रभावित करेंगे, उसको चलने से रोकेंगे, जिससे चालकता घटेगी। यदि मैं जल मिला दूं खूब सारा, इसको तनु कर दूं, सांद्र का अर्थ होता है कि कंसंट्रेशन का मान ज्यादा, विलयन का आयतन उतना ही है लेकिन वैद्युत अपघट्य की मात्रा को आप बढ़ा रहे हैं। और तनु करने का अर्थ है कि वैद्युत अपघट्य तो उतना ही है लेकिन आप क्या डाल रहे हैं, उसमें विलायक को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि इसमें जल डालते जाऊं जो कि विलायक है, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइन के आयन
क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिस्टेंस पर आ जाएंगे, और जिसके कारण इस विलयन की जो चालकता होगी वो क्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं एक प्रकार से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों में क्या घटना घटित होती है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर हम एक और रिलेशन की बात करेंगे, जिसे हम यहां पर कहते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसे हम कैप एम से प्रदर्शित करते हैं, तथा सांद्रता जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं या सी एम से प्रदर्शित करते हैं में ग्राफ। तो ग्राफ के द्वारा भी हम इस बात को समझ सकते हैं। हमने मोलर चालकता जिसे कैप एम है उसको इस प्रकार से हमने ले लिया y अक्ष पर, ये हमारा क्या है कैप एम, जिसे हमने कहा मोलर चालकता। और इस वाली x अक्ष पर हमने क्या लिया है, इस पर हमने लिए सांद्रता, जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, c से। हम देखते हैं जैसे जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता को बढ़ाया जाता है, बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे, इधर की तरफ, तो उनकी चालकता घटती है। क्यों घटती है, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो सोडियम और क्लोरीन के आयन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण बल है, वो ज्यादा होगा, जिसके कारण यह विलयन में गति करने में क्या करेंगे, परेशानी उत्पन्न करेंगे, जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे, विद्युत धारा के मार्ग में कम सहयोग देंगे, तो हम कहेंगे चालकता घटेगी। तो इसका अर्थ है कि यदि विलयन हम कहेंगे सांद्रता कम होगी तो चालकता ज्यादा होगी, और सांद्रता बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी। बिल्कुल वही बात यहां पर है। यहां पर सांद्रता क्या है, कम, और यहां पर सांद्रता क्या है, ज्यादा। ध्यान रखिएगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है, और कम सांद्रता पर हमने कहा मोलर चालकता का मान क्या है, ज्यादा, तो मान लेते हैं वो इतना है। और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे मोलर चालकता क्या हो रही है, घट रही है, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों में सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है, धीरे धीरे घटती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लिख भी लेते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्यों वाले विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता घटती है। तो हमारे को समझ में आ गया कि सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है। एक हम कह सकते हैं कि यहां पर यदि हम प्रतीकों के रूप में इसको प्रदर्शित करना चाहें तो देखिए, हमने यहां पर कहा कि सांद्रता का मान है क्या है, कम, और इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं यहां पर सांद्रता क्या है, शून्य है, क्योंकि ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यहां पर सांद्रता क्या है, शून्य, और जब सांद्रता शून्य है तो उस समय मोलर चालकता का मान क्या है, अधिकतम। तो यदि किसी बिंदु पर हम कहते हैं किसी विलयन की सांद्रता शून्य है, शून्य का मतलब उसमें आयतन का मान तो उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें जो वैद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा बहुत अल्प है, इसका अर्थ यह हुआ। तो यदि सांद्रता शून्य है तो उस सांद्रता पर हम कह सकते हैं जो मोलर चालकता होती है उसे हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता आप जानते हैं कैप एम है, तो इसे कैप एम यहां पर लगा देते हैं 0। तो यह बात भी ध्यान रखनी कि शून्य सांद्रता कौन सी हुई प्यारे बच्चों, यहां पर सांद्रता का मान है शून्य और मोलर चालकता का मान है अधिकतम। तो इस मोलर चालकता को हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, जिसे कैप एम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और काफी सारी बुक्स में इसको कैप एम इंफिनिटी से भी प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से 0 लिखिए या कैप एम इंफिनिटी। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि वहां पर इस स्थान पर जो ये सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है
शून्य सांद्रता, वहीं पर यहां पर यह प्रदर्शित करता है कि तनुता हमने कहा तनुता को प्रदर्शित करता है। तनु विलयन का अर्थ है कि जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलय की मात्रा क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो। और ये शून्य सांद्रता का अर्थ भी तो यही है कि शून्य सांद्रता का अर्थ तो ये होता है कि एक ऐसा सांद्र विलयन का अर्थ होता है, यदि सांद्रता ज्यादा है तो विलायक की मात्रा है कम और विलय की मात्रा है ज्यादा। लेकिन शून्य सांद्रता का अर्थ यही हुआ जिसकी तनुता क्या हो, अनंत हो। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, आप इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। काफी सारी बुक्स में आपको ये वाला साइन इस साइन के रूप में दिखेगा। हमारी एनसीईआरटी में तो खैर यही वाला साइन है, कैप एम 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। काफी सारी बुक्स में कैप एम इन्फिनिटी से प्रदर्शित किया गया है। तो वहां डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि अनंत तनुता पर, और यहां पर हम बोलते हैं शून्य सांद्रता पर। तो दोनों प्यारे बच्चों एक ही चीज है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसमें शून्य सांद्रता पर जो हमने मोलर चालकता बताई कैप एम 0, उसको कोरिलेट करेंगे मोलर चालकता यानी कि कैप एम से। एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि किसी विलयन की जो सांद्रता होती है, यदि वह शून्य स्थिति पे है, यदि सांद्रता को शून्य मान लिया जाए, तो उस समय उसकी जो मोलर चालकता होती है उसको हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। तो अब यदि मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता के पदों में व्यक्त किया जाए, किसके, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो उसके लिए एक सीधा एक समीकरण है जिसको हम यहां पर लिख रहे हैं। और समीकरण हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, यह है प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो मोलर चालकता होगी, जिसे हम कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होती है कैप एम 0, जिसे हमने कहा था सीमांत मोलर चालकता, और माइनस ये होती है ए इंटू सी की घात 1/2। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ रही होगी। थोड़ा इसको ठीक सा कर दें। ये हमारी घात कितनी है, 1/2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। जहां ध्यान रखिएगा, जहां ए ये हमारा होता है नियतांक, कि हमने जो विलयन लिया है उसमें कौन सा वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य किस प्रकार के आयन उत्पन्न कर रहा है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, वह क्या है, इस नियतांक ए को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर जो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के संबंध में जो उनकी मोलर चालकता के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट नियम दिया गया था, वो दिया गया था कोलरासु के द्वारा। तो इसको समझते हैं। कोलराउस का नियम। कोलराउस ने क्या नियम दिया? कोलराउस के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी आपको, जब सांद्रता शून्य हो। अनंत तनुता पर जितने भी हमारे विलयन होते हैं उनमें जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्यों की, जिनको जैसे ही हम विलयन में डालते हैं वो तुरंत क्या होते हैं, धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और विलयन होते हैं जो हमारे होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। उनको भी यदि विलयन में डाला जाए और खूब अधिक उसकी क्या कर दिया जाए, तनुता अनंत कर दी जाए, यानी कि सांद्रता शून्य कर दी जाए, तो वो भी क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विलयन में घुल जाते हैं, यानी कि आयनों में टूट जाते हैं। तो इसलिए कोलरासु के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर अथवा 0 सांद्रता पर सभी वैद्युत अपघट्य विलयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। और इस स्थिति पर उस वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वह उस विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। तो एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा अनंत तनुता पर अथवा हमने कहा शून्य सांद्रता पर कोई वैद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण रूप से
वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए, वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, तब लिखते हैं वियोजित हो जाता है, तब वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, क्या कहा हमने, मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित आयनों की, आयन कौन से, धनायन तथा ऋणायन, आयनों की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। तो जो आयनों की चालकता होगी उनका यदि आप योग कर दीजिए, तब आपको उस वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, मोलर चालकता, उसका पता चल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक वैद्युत अपघट्य भी आपको बताए थे जो शक्तिशाली है, वो सोडियम क्लोराइड KCl, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो हम लिखें ये मोलर चालकता हमारे पास है। अब यह है शून्य सांद्रता पर। यदि आप इसे अनंत तनुता के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो यहां पर क्या लिख लीजिए, इन्फिनिटी लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये हमारा आ गई, ये मोलर चालकता है M, किसकी, NaCl की। ये किसके बराबर होगी, हमने कहा यह मोलर चालकता होगी किसके, सोडियम आयन की शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर, प्लस मोलर चालकता होगी किसके, Cl आयन की, किस पर, शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर। तो NaCl की कुल मोलर सांद्रता जो होगी वह सोडियम आयन की जो हम कहेंगे आयनिक चालकता होगी वो, प्लस क्लोरीन आयन की जो आयनिक चालकता होगी उसके योग के बराबर होगी। इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है वहीं पर आप KCl का भी बना सकते हैं, किसी दूसरे का भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज काफी आसान है, आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो यह हमारा नियम किसका कहलाता है, कोलरासु का नियम कहलाता है, कोलराउस का नियम। तो काफी आसान है। तो अब हम समझेंगे, हमने जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनको तो डिटेल में समझ लिया है। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वह हमारा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। तो अब हम समझेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का अर्थ है कि वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन में जब डाले जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते, वियोजित नहीं होते। जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य का हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो सकता है CH3COOH, और जब इसे विलयन में डालते हैं तो ये टूटता है CH3COO और प्लस H आयन में टूट जाता है, इन दो आयनों में टूट जाता है। लेकिन इनको दुर्बल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मान लेते हैं मैंने CH3COOH के 100 मोल लिए, तो इन 100 मोलों में से केवल 10 ही मोल टूट रहे हैं। ये 10 मोल इसके बनेंगे, 10 मोल इसके बनेंगे, बाकी 90 मोल वियोजित नहीं होंगे। जबकि यदि सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्य था, यदि उसको लेते हैं, मैं यहां पर एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं आपको, NaCl है, ये किस में टूट रहा है, हम कह सकते हैं Na में, Na और Cl में टूटता है। तो यदि इसके मैं 100 मोल लूं तो इसके भी हमें 100 मिलेंगे और इसके भी 100 मिलेंगे, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य इनको इसलिए कहा जाता है ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य किन्हें कहते हैं। अब साथ में इन विलयनों की यदि मोलर चालकता के बारे में संदर्भ में बात करें तो हम कहते हैं कि यहां पर कोलराउस का नियम यह कहता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता होती है और उन मोलर चालकताओं को भी यदि हम किसके पदों में व्यक्त करें, वियोजन की मात्रा के पदों में व्यक्त करना चाहें, तो हमने कहा किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा
जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वियोजन की मात्रा उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा हम कह सकते हैं कि शून्य सांद्रता पर, या मोलर चालकता तथा सीमांत चालकता के अनुपात के बराबर होती है। क्या कहा है मैंने, समझिए। किसी दुर्बल वैद्युत भट्टी के लिए, ये किसका नियम कह रहे हैं हम, कोलराउस के नियम ही यहां पर दोबारा से बता रहे हैं दुर्बल वैद्युत भट्टियों के लिए, कि किसी दुर्बल वैद्युत भट्टी के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, कह सकते हैं शून्य सांद्रता पर, तो हम सीमांत चालकता कहते हैं, और जो हम कैप एम बनाते हैं वो हमारी होती है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता तथा सीमांत चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, हमने कहा वियोजन की मात्रा क्या होगी अल्फा बराबर मोलर चालकता क्या हो गया कैप एम बटे सीमांत चालकता यानी कि कैप एम 0, इसके बराबर होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर आखिर ये अल्फा क्या होती है। प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया कि CH3COOH था, इसके 100 मोल लिए 10 मोल क्या हो गए, टूट गए, बाकी 90 मोल नहीं टूटे। तो यहां पर अल्फा की मात्रा क्या होगी, यहां पर बताएं आपको। अल्फा बराबर जो होगा, इसके लिए केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ये 100 थे तो नीचे क्या है टोटल 100, ऊपर कितने हैं 10, तो ये हो गया ऊपर 10, भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 से 0 तो 0.1, तो अल्फा का मान कितना आ गया 0.1। यदि आप इसे परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना चाहें तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 100, तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया यानी कि कितना आ गया 10%। तो ये अल्फा जो कि वियोजन की मात्रा है, यदि उसे डेसिमल में व्यक्त करें तो 0.1 और परसेंटेज में व्यक्त करें तो 10% आएगा। तो ये होती है वियोजन की मात्रा कि कुल कितने हमारे पास कह सकते हैं मोल हैं, उनमें से कितनों का वियोजन हो गया, तो वही हमारा क्या होता है अनुपात वियोजन की मात्रा होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कहा कि कोलराउस के नियम के अनुसार जो अल्फा होगा वो कैप एम बटे कैप एम 0 के बराबर होगा। अब यहां पर एक चीज हमें और समझनी है कि जो कांस्टेंट के होता है, जो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए जो कांस्टेंट के होता है, जिसे हम कहते हैं वियोजन स्थिरांक, ध्यान रखना ये है वियोजन स्थिरांक बराबर, और वियोजन स्थिरांक का मान होता है C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, इसके बराबर होता है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th में डिटेल में ये चैप्टर में ये समझाया गया है। थोड़ा सा आपको, आप चाहो तो मैं यहां पर आपको बता सकता हूं, अब किस जगह पर बताऊं, थोड़ा सा हम यहीं पे स्पेस का यूज कर रहे हैं। इसके लिए यहां पर समझिए, हमने कहा ये वाली रिएक्शन में लिख रहा हूं CH3COOH से क्या बना है CH3COO प्लस क्या बना H, ये धन है ये ऋण है। अब मैंने कहा प्रारंभ में शुरुआत में मान लेते हैं इसकी जो सांद्रता थी वो कितनी थी C। अब शुरुआत की बात है, इसका अभी अपघटन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों आयनों की मात्रा क्या रही शून्य, और इसकी भी। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि प्रारंभ में मात्रा कितनी थी सांद्रता C थी, तो C थी, तो शुरुआत की बात है तो वियोजन तो हुआ नहीं होगा, इसलिए इन दोनों में जो हम कह सकते हैं मात्रा रही होगी शून्य रही होगी। अब साम्यावस्था की बात करें, साम्यावस्था मतलब जब यह वियोजित हो गया और वियोजित होने के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब यह और अधिक वियोजित नहीं हो रहा है, उस स्थिति की यदि मैं बात करूं यहां पर तो क्या होगा, मान लेते हैं वियोजन की मात्रा कितनी है अल्फा, मैंने बताया अल्फा क्या है, जैसे यहां 100 थे, 100 में से 10 वियोजित हुए, तो यही तो क्या होगी वियोजन की मात्रा है। तो इसको लिख सकते हैं C, कितने बच गए होंगे C माइनस C अल्फा, इतने बच जाएंगे। यहां पर कितने बच जाएंगे, इसकी सांद्रता होगी C अल्फा, इसकी सांद्रता भी क्या होगी C अल्फा, ऐसे होगी। तो अब यहां पर हम निकालते हैं वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक की ही बात कर रहे थे हम, तो वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या होता है
सबसे पहले देखिए उत्पाद की सांद्रता कितनी है, सी अल्फा, तो क्या लिख लिया सी अल्फा, और यहां पर भी क्या लिखना है सी अल्फा बटे, और हमारे पास जो अभिकारक है उनकी सांद्रता क्या है सी माइनस सी अल्फा। अब आप समझ सकते हैं इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर करके दिखा रहा हूं। ये हो गया के, ऊपर सी अल्फा तो क्या होगा सी की सी में गुणा होगी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ गया, और नीचे दोनों में सी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 माइनस अल्फा। इस सी से इसमें से एक कट गया तो क्या आ गया सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। और यही चीज हमने यहां पर क्या करी है यूज करी है। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये पुरानी चीजें 11th की ध्यान आ गई होगी। तो अब आगे चले, यहां पर वियोजन स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो यह है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, अल्फा है मोलर चालकता के पदों में, और ये हमारी क्या है जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, वो इन दोनों का अनुपात है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से यदि यहां पर रखें तो क्या आ जाएगी, लिखते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, समीकरण 1 से अल्फा का मान रखने पर, तो रखिए क्या आ जाएगा k इजिकल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी कि कैप एम स्क्वायर, कैप एम का स्क्वायर बटे नीचे क्या है कैप एम जीरो का स्क्वायर, कैप एम जीरो का स्क्वायर, और साथ में यहां पर क्या आ गया 1 माइनस अल्फा, तो क्या आ गया 1 माइनस, और फिर अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे कैप एम बटे कैप एम जीरो, कैप एम बटे कैप एम जीरो, ये हमारा नीचे है। इस तरीके से इसको लिख लिया। तो अब देखिए क्या करना है आपने, k इजिकल टू, ये तो ऐसे कैसे लिख लीजिए c कैप m स्क्वायर बटे, ये आ गया कैप 0 m का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैप m 0 माइनस कैप m बटे कैप m 0, इतना आ जाएगा। इसकी 2 घात में से इसकी 1 घात ये कट जाएगी। अब कट जाएगी तो क्या आएगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसके इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटा करके इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, इसको मिटाया मैंने, लास्ट का फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा k इजिकल टू सी कैप एम स्क्वायर बटे नीचे आ गया कैप एम जीरो, और यहां आ जाएगा कैप एम जीरो माइनस कैप एम। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वियोजन स्थिरांक है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही ये बात, कि जैसे जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता को आप कम करेंगे, यानी कि उनकी हम कह सकते हैं उनको तनुता को बढ़ाएंगे, उनमें और अधिक विलायक मिलाते चले जाएंगे, जिसके कारण सांद्रता 0 की तरफ बढ़ेगी और तनुता अनंत की तरफ बढ़ेगी, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ती है। इस बात को आपने ध्यान देना है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य यदि सांद्रता कम होगी तो उनमें वियोजन कम होगा। जैसे जैसे आप हम कह सकते हैं तनुता का मान बढ़ाएंगे, सांद्रता को घटाएंगे, वैसे वैसे वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अनंत कह सकते हैं तनुता पर या जीरो सांद्रता पर क्या होगा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो यदि आप मेरी इन बातों को ध्यान देंगे तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। प्यारे बच्चों, हो सकता है आज का कुछ टॉपिक आपको कहीं बीच में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लग रहा हो, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी हम कह सकते हैं लॉजिकल चीजें हैं। तो आप इस वीडियो को रिपीट कर करके 1-2 बार जरूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एनसीईआरटी में जो आपका लास्ट का डेरिवेशन है वो यही वाला है। तो कोलराउस का नियम, आप कोलराउस का नियम उपयोग करके इन चीजों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेन बात है, यदि कहीं पर आपको समझ में ना आए तो पेशेंस रखिए और एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें पीछे से जुड़ी हुई है। जैसे ये हम वियोजन स्थिरांक की बात करें, ये क्लास 11th का है,
हालांकि मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। या अल्फा जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, अल्फा को ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वियोजन की मात्रा। ये केवल समझाने के लिए बताया ऊपर मैंने, तो ये वियोजन की मात्रा क्या है ये भी आपको समझाने के लिए बताया। तो ये पीछे की चीजें हैं, कोशिश करिए मैंने आपको यहाँ पर ये परेशान ना करें, आपको पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।